Hello students, welcome to the Maths and Science Zone. Hope you must have subscribed this channel. If not done yet, do subscribe it, like the video if it is of any importance to you. And if you find anything which is to be given in the comment section, your comments are most welcome. Do the back questions of chapter Motion of Physics class 9th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 7 तक अपना मोशन चैप्टर पूरा कर लिया था। तो अब हम लोग क्लास 8 में आज मोशन चैप्टर के बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो बैक क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी मोशन चैप्टर के। तुम लोग में से किसी ने कोई डाउट रेज नहीं करी है मोशन के बाकी वाले पार्ट में, तो आई हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग एल्स। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। डायमीटर 200 मीटर है और एथलीट जो है वो इस 200 मीटर की डायमीटर वाले सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो 2 मिनट 20 सेकंड का टोटल टाइम है। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड के टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स है, राइट। अब एक चक्कर वन राउंड इन 40 सेकेंड्स, एक राउंड जो है वो 40 सेकेंड्स में लग जाता है। तो 2 राउंड्स इन 80 सेकेंड्स, 3 राउंड्स इन 120 सेकेंड्स। तो अब अगर उसने मान लो इस ए पॉइंट से शुरू किया था तो एक राउंड पूरा लगा के ए पे वापस आ गया 40 सेकेंड में, दूसरा राउंड पूरा लगा के 80 सेकेंड्स में, तीसरा राउंड पूरा लगा के 120 सेकेंड्स में। लेकिन अब इस बी पॉइंट तक ही वो पहुंच पाएगा क्योंकि 3.5 राउंड हो पाएंगे उसके इन 140 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग एक बात वैसे भी जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ कैन ओनली बी 2r, जानते हैं ना। तो यहां पर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए टू बी पॉइंट में 2r कवर कर पाएगा। तो जो 3.5 राउंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2r, दैट इज 200 मीटर ही होगा, क्योंकि 3.5 राउंड पे 140 सेकेंड पे वो बी पॉइंट पे ही पहुंच पाया है। और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस 200 मीटर ही है। अगर हमसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहता, वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो हम क्या करते हैं, 3.5 राउंड हो रहे हैं इंटू 2πr कर देते हैं। इंटू 2πr क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr होता है। तो 3.5 राउंड्स हैं और 3.5 राउंड्स का 2πr से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपके 7/2 इंटू 2r हमारा 200 मीटर है, क्योंकि 2r जो होता है वही डायमीटर होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 7 कट गए, 2 से कटा 100 टाइम्स, तो ये 2200 मीटर ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 अच्छे से कर लेना, ना आए फिर बता देना हमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो कह रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। कोई जोसेफ भाई हैं अपने, स्ट्रेट 300 मीटर रोड पे ए टू बी 300 मीटर का रोड है जिस पर जोसेफ भाई चल रहे हैं। एंड इन 2 minutes and 50 seconds and then run around and jogs 100 meter back to point C। इतना काम करने में उन्होंने पहला T1 टाइम लिया है 2 minutes and 50 seconds। 2 minutes and 50 seconds उन्होंने पहला ये काम करने में समय लिया है। अब उसके बाद B से वो जॉगिंग करते हुए वापस C पॉइंट पर आए। ये रिटर्न जर्नी है जोसेफ भाई की B to C। तो रिटर्न जर्नी के लिए T2 यानी B to C में उन्होंने क्या टाइम लिया है, और जो T1 है हमारा उसे भी मैं मेंशन कर देता हूं। T1 है हमारा A to B का, वो है हमारा 2 minutes 50 seconds। इसको हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 50 170 सेकेंड्स हो गया। और यहाँ T2 जो B to C उसने कवर किया है वो आपका क्या हो जाएगा, B to C में 1 मिनट ले रहा है वो,
दैट इज 1 मिनट विच इज बीइंग कन्वर्टेड टू 60 सेकेंड्स। ठीक है भाई, मान लिया ये 100 मीटर का डिस्टेंस भी मान लिया जो सब भाई की ट्रैवलिंग का। अब इसके बाद वो हमसे क्या चाहता है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहले ए टू बी में चाहता है, ए टू बी में एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वी एवरेज हम लोगों को निकालना था ए टू बी का। तो ए टू बी का यहाँ पे वी एवरेज S1 अपॉन T1। टोटल डिस्टेंस कितनी चला था वो 300 मीटर्स। आपके पास तो स्क्रीन है ना फर्स्ट वीडियो वाली, तो कॉपी में उसको कर लेना। 300 मीटर और टाइम उसने कितना लिया था 2 मिनट 50 सेकेंड यानी 170 सेकेंड्स। तो 170 सेकेंड्स लिए थे, तो 300 अपॉन 17, तो 300 अपॉन 300 क्यों 30 अपॉन 17 हम लोगों का इसका जो भी वैल्यू आएगी 30 अपॉन 17 की अप्रॉक्सीमेटली 13 अपॉन 17 इज 1.76। तो 1.76 के आसपास मीटर पर सेकेंड में ये हम लोगों की आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। स्ट्रेट लाइन पाथ है, ए टू बी में 300 मीटर स्ट्रेट लाइन पाथ में गया है, तो कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ में सेम रहता है। तो वो भी 300 अपॉन 170 यानी कि 1.76 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, देयर इज नो चेंज, 1.76 मीटर पर सेकेंड ही हुई। लेकिन अब चेंज कहां पर आएगा, चेंज आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी ए टू सी में। ये भी ए टू बी की चल रही थी राइट। ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर क्या होता है, सिर्फ एरो लगा के हम लोग डायरेक्शन को शो कर देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग ए टू सी निकाल रहे हैं, उसी जो सब वाले पार्ट में ए टू सी निकाल रहे हैं। तो ए टू सी में जो डिस्टेंस है वो तो दोनों ऐड हो जाएंगी, S1 प्लस S2, और टाइम दोनों ऐड हो जाएंगे। जो 2 मिनट 50 सेकेंड्स पहले लिए थे और 2 मिनट 50 सेकेंड्स के बाद दोबारा लिया था उसने 1 मिनट। तो यानी 170 प्लस कितना होना था 170, 300 गया था, 100 वापसी आया था, 170 सेकेंड में 300 गया था और 60 सेकेंड्स में वापसी आया था। तो यानी ओवरऑल हो गया कितना 400 अपॉन 230। तो 400 अपॉन 230 यानी 40/23। तो ये 40/23 अप्रॉक्सीमेटली 1.74, ठीक है, लगभग 1.74 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी क्या एवरेज स्पीड। अब हम लोग ए टू सी का एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। अब है समझने वाली बात, S1 प्लस माइनस ऑफ S2। S2 को माइनस पे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वो वापस आ रहा है। तो वापस का केस जो होता है वो निगेटिव लेना पड़ता है। तो यहां पर 300 मीटर तो वो गया और -100 वो आया, लेकिन समय तो सेम ही चलता है। तो समय 170 प्लस 60 ही चला। तो ये आपका क्या हो गया 200 अपॉन 230। तो 200 अपॉन 230 विच विल बिकम 20 अपॉन 23। तो 20 अपॉन 23 जब हम लोग करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 23 इज 0.87। तो 0.87 मीटर पर सेकेंड ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आई। क्या देखा आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए टू बी में क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन मोशन था, तो ए टू बी में आपको सेम चीज देखने को मिली कि जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन ए टू सी में चूंकि वो वापसी आ रहा था तो एवरेज वेलोसिटी निकालते में वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेना पड़ा और वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, यही सेकंड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो अब्दुल वाला क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लास 8 के कॉन्सेप्ट्स है। हम लोग को 20 की स्पीड से वो गया था, 40 की स्पीड से वो वापस आया था, तो 20 प्लस 40 आपका 60 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 30 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। लेकिन वो 30 किलोमीटर पर आवर 8 तक जो एक बस सिखाया जाता था वो एक लगभग के लिए सिखाया जाता था। आंसर अभी भी 30 के आसपास ही आएगा बट आंसर विल बी डिफरेंट। इसे हमें कैसे करना है, लेट हम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अब्दुल बी x मीटर। तो while going
कोई जो टाइम लिया उसने वो t1 लिया, तो t1 टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड उसकी जाते वक्त की थी 20 की स्पीड से वो गया था। और वाइल कमिंग बैक कोई टाइम t2 लिया और इस बार उसकी स्पीड थी 40। ठीक है, तो अब हम लोगों को v एवरेज निकालना है। तो v एवरेज होता क्या है, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। तो यहाँ पे उसका s1 s2 क्या है, x प्लस x, और t1 t2 क्या है, x बाई 20 प्लस x बाई 40। यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्टेंस को x मान के टाइम के टर्म्स में इक्वेशन बनानी पड़ी। तो टाइम के टर्म्स में जो इक्वेशन बनाई उसमें ये आया हमारा v एवरेज इक्वल्स टू 2x अपॉन 20 और 40 का एलसीएम लिया 40, 2x प्लस x, तो ये हो गया आपका 2x इंटू 40 अपॉन 3x, x गए कट, 80 अपॉन 3। अब 80 अपॉन 3 को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, 2 6 2 20 गया आपका 6 टाइम्स 16, फिर 20 6 टाइम्स 6 7, 26.67 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि किलोमीटर में ही सब कुछ चल रहा था। एक्स मीटर नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही सब कुछ चल रहा है। तो ये आपका 26.67 किलोमीटर पर आवर हुआ। एक्यूरेट 26.67 से निकला, लेकिन एक एवरेज 30 8th क्लास तक सीख लेते थे। पर अब क्लास 9th में किसी के जाने का एवरेज, किसी के वापस आने का एवरेज दोनों दिए हों तो हमें उसको एक्स डिस्टेंस मान के ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज बीइंग गिवन कि, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u हम लोगों को 0 दिया है, एक्सेलरेट कर रही है किससे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि 8 सेकंड्स तक वो कर रही है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो टाइम हम लोगों को 8 सेकंड्स का दिया हुआ है। हाउ फार का मतलब हुआ हमसे s यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। अब देखो हम लोगों की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन आ गया, u और a दोनों अपने पास हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ एनी ऑफ द इक्वेशन, यानी सिंगल इक्वेशन जिससे हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि u या a में से कुछ ना दिया होता तो हमें फर्स्ट इक्वेशन लगा के पहले u और a को पता करना ही होता, क्योंकि तीनों इक्वेशन में u a चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन देखो हमारी मदद कर सकती है, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों सेकंड कर सकती है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं होती, और इस पूरे क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी के लिए कोई जरूरत दिखाई भी नहीं गई है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू 3 इंटू 64 2 से कटा 32, तो ये हो गया आपका 96 मीटर। यानी जो बोट है वो 96 मीटर्स ट्रैवल करेगी इन 8 सेकंड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी है। यू कैन आल्सो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। बाय फर्स्ट इक्वेशन हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दिया हमारा, ये 0 था, एक्सेलरेशन 3 का था, टाइम 8 सेकंड था। तो जब तक इस एक्सेलरेशन से 8 सेकंड पूरे होंगे तब तक बोट की फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड अचीव हो चुकी होगी, और हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 96 मीटर कवर हो गया होगा। ठीक है, ये पूछा नहीं गया है, बट आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से v भी पता कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने थोड़ा सा पहले से वर्कआउट करके रखा है। केस फर्स्ट हम लोग का कह रहा है कि एक ड्राइवर जो है 52 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया 14.44 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में उसने ब्रेक्स लगाए, रिटार्डेशन कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, और 5 सेकंड में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो गई है, यानी वो गाड़ी रुक गई है। ऐसा ही एक केस सेकंड में दूसरा ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया 0.83 मीटर पर सेकंड हुआ, और वो टाइम जो ले रहा है वो 10 सेकंड्स का टाइम ले रहा है, और उसकी भी फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 ही हो जा रही है, क्योंकि वो भी स्टॉप कर रहा है, वो भी रिटार्डेशन कर रहा है। हम लोगों को करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस पूरी इंफॉर्मेशन से हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, और इस ग्राफ को प्लॉट करके हमें ये दिखाना है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फादर
आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो अभी मैं इसका पहले ग्राफ प्लॉट करता हूं, मीनवाइल मैं वीडियो पॉज करता हूं, तुम लोग चाहो तो अपने आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो तब तक। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ मैंने बना लिया है। अब मैंने यहाँ स्केल ली है, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स की, और मैंने वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ली है। ये हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड में इसलिए चेंज किया क्योंकि टाइम हम लोगों को सेकेंड्स में दिया था। तो ये मैंने 14 और 16 के बीच में 15 का मार्क लगा लिया, और 15 और 14 के बीच में 14.44 मान लिया। और हम लोगों को ये 14.44 वाला कितनी देर में रुक जा रहा था? इट वॉज स्टॉपिंग इन 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड में ये 14.44 से जीरो पे आ गया। ठीक है, मैंने नीचे से ऊपर उठाया बट वो गिरना ऊपर से नीचे था, मेरी लाइन सीधी बने इसलिए मैं ऐसा किया, बनने के बाद थोड़ी पता चल रहा है। तो ये 14.44 से 5 सेकेंड के टाइम में ये जीरो पे आके गिरा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ गिरा। ठीक बात, देखा तो नहीं ना तुम लोगों ने, मैंने नीचे से उठाया, सो ऊपर से ही नीचे लाया हूँ। ठीक है, ओके। अब दूसरा वाला जो बंदा था, मैंने ये 2 और 0 के बीच 1 मार्क कर लिया, वो 0.83 था, 1 से जरा सा नीचे ले लेते हैं। अब ये थोड़ी शार्प लाइन बनेगी क्योंकि ये 10 सेकेंड ले रहा है, डॉटेड बना लेते हैं, बड़ा स्लो बंदा है, 10 सेकेंड में 0 पे आ गया। ठीक है, डॉटेड लाइन वाला मेरा केस 2 है। अब हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? हम लोगों से कहा जा रहा है कि ये पता करो इसके डिस्प्लेसमेंट कितने हैं। मैंने सिखाया था कि अगर वीटी ग्राफ दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो केस फर्स्ट का, ये मैं ग्राफ के बगल में निकाल रहा हूँ, आप ग्राफ के बगल में निकालोगे, आप उसके नीचे निकालोगे स्पेस लेके। तो केस फर्स्ट में इनका नाम रख लेते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ए, और इसको डी, इसको ई। तो केस फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वैसे 90 डिग्री वाले साइड से लेना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन चलो ए बी सी हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है 5, ए बी की वैल्यू कितनी है 14.44, 14.44 निकाला था ना हम लोगों ने। तो ये आपका कितना हो गया 2.5 इंटू 14.44। ठीक है, और दूसरा वाला केस सेकंड अगर बनाए तो केस सेकंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल का है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये S1 डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, हाफ इंटू ए डी इंटू ए ई। तो ये आपका हो गया हाफ इंटू ए डी कितना है 0.83, और आपका ए ई कितना है 10। ठीक है, अब स्टूडेंट्स केस सेकंड में हम लोगों का 5 इंटू 0.83 4.15 मीटर्स आया, और केस 1 का ये जो हमारी वैल्यू आई है क्या आई है? S2 आई है ना, S2 की वैल्यू आई है केस सेकंड के। तो ये S2 की वैल्यू 4.15 मीटर्स है, और S1 आपका 36.10 मीटर्स है। तो यानी जो 14.44 पे चल रहा था वो रुकते रुकते 5 सेकंड में 36.1 मीटर के आसपास चल गया, और केस सेकंड में जो 0.83 मीटर पर सेकंड से चल रहा था वो 10 सेकंड में रुकते रुकते 4.15 मीटर चल गया। हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज बीन traveling more displaced, who traveled further after the brakes were applied? So case 1, the driver 1 has traveled further when the brakes were applied. कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं by how much, तो by how much के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, that's all with this question। हमारा क्वेश्चन 5 पूरा हुआ। अब स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये ग्राफ है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया हुआ है, टाइम आवर्स में दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 का ये ग्राफ है, इस ग्राफ से बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस जो इस ग्राफ पे बेस्ड हैं। ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कैनॉट ड्रॉ ऑन बोर्ड, सो आई हैव टेकन द पिक फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ओके, नाउ यू ऑब्जर्व द ग्राफ प्रॉपरली। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो आप गौर कर सकते हो कि बी जो है वो उसने ज़ीरो से ही शुरू किया था, और बी सबसे कम टाइम में, देखो टाइम एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे बी सबसे कम चला है, और ऑलमोस्ट सी और ए के बराबर ही है वो डिस्टेंस एक्सेस पे। तो जो सबसे कम टाइम ले, है ना,
और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस चले वही फास्टेस्ट है, इसका मतलब B इज़ द फास्टेस्ट। तो हमारा A पार्ट का आंसर हुआ B। ठीक है, अब बी पार्ट क्या है, आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो भाई मुझे तो नहीं दिख रहे, तुम्हें दिखे तो मुझे बताना। मुझे कहीं पर भी तीनों एक साथ किसी भी पॉइंट पे रोड पे नहीं दिख रहे। आप देखो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन तीनों एक साथ रोड पे नहीं हैं। अब सी पे आओ, हाउ फार है सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास करता है तो उस समय पर सी कितना ट्रैवल किया हुआ है। तो सी अगर आप गौर करें तो सी आपका 8 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। जो सी का पॉइंट है वो ये सी आपका 8 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है इस पॉइंट पे, जहाँ पे बी और ए का इंटरसेक्शन है ऊपर। इसी पे नीचे आके आप इसी पॉइंट पर इसी टाइम पर, यानी ये टाइम लगभग क्या है 1.2 से एक जो स्क्वायर है उसके पहले, इसी सेम टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस जगह पे सी आपको शार्पली 8 किलोमीटर पे मिलता है, राइट। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हाउ फार है सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए 8 किलोमीटर्स। अच्छा वो यहाँ पर हाउ फार बोल रहा है, हाउ मच नहीं, क्योंकि हाउ फार में तो सी उस समय पर 8 किलोमीटर वाली रेंज पे है। लेकिन अगर हाउ मच पूछ लेता तो आप देखो सी ने 0 से स्टार्ट नहीं किया है, उसने 3 खाने बल्कि 4 खाने बाद से स्टार्ट किया है। ये एक तरीका है। आप अगर डिस्टेंस एक्सेस पे देखते हो तो 7 खाने बने हुए हैं और 7 खाने बने में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ता है। तो आप गौर करो यहाँ पे 4/7 मैंने किया 0.57 किलोमीटर, एक जो स्क्वायर है वो 0.57 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, वो मैंने इंटू 3 तो अगले पार्ट के लिए कर रखा है, लेकिन ये 0.57 किलोमीटर डिस्टेंस एक्सेस पे एक स्क्वायर की वैल्यू है। और अगर आप टाइम एक्सेस पे गौर करो तो टाइम एक्सेस पे 0.4 आवर्स 5 खानों में बढ़ रहे हैं। तो 0.4/5 कर दिया तो 0.08 आवर्स ये आपका टाइम एक्सेस पे एक स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम लोगों को रोल नेक्स्ट में पड़ेगा। फिलहाल सी वाले का आंसर 8 किलोमीटर हो गया। अब डी वाला है हमारा, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी ने सी को पास किया, जब बी ने सी को पास किया उस समय पर वो कितना ट्रैवल कर रहा है। तो बी ने सी को जिस समय पास किया तो वो कितना ट्रैवल कर रहा है, ये पॉइंट यानी इस जगह पर। ठीक है, अब इस जगह की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस जगह की वैल्यू निकालनी है, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो इस जगह की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 स्क्वायर ऊपर है वो, 4 से 3 स्क्वायर ऊपर। तो 3 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जो मैंने 3 मल्टीप्लाई कर रखा था, देखो 0.57 इंटू 3, तो यहाँ पे मेरा ये आ गया 1.71। ये 1.71 किलोमीटर प्लस मैंने 4 किया, क्यों, क्योंकि 4 तक तो वो था ही, 4 के बाद 3 खाने थे, तो ये आपका 5.71 किलोमीटर आया। तो जो हमारा डी वाले का आंसर होगा, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, तो इस जगह पर है। तो ये जगह आपकी कितनी है, 5.71 किलोमीटर। तो 5.71 किलोमीटर डी वाले का आंसर हो गया। अच्छा, इसमें आंसर्स थोड़े बहुत अलग अलग आ सकते हैं, बट सही से ऑब्जर्व करना है ना। अगर आंसर में मेरे में कोई कमी हो तो मुझे भी बताना, और तुम्हारा कोई अगर वेरिएंट आंसर आए तो ठीक है। दिया एक बॉल है जेंटली ड्रॉप की गई है 20 मीटर की ऊंचाई से। अब ऊंचाई हाइट होती है, एस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसको मान सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वैसे ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम एच बोले या एस बोले, तो मैंने जानबूझ के एच और एस दोनों मेंशन कर दिए 20 मीटर। जेंटली ड्रॉप्ड है, जेंटली ड्रॉप का मतलब u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि जेंटली ड्रॉप में हम कोई चीज़ पुश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से गिरा रहे हैं। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, ये प्लस में होगा क्योंकि नीचे कोई भी चीज़ आती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको सपोर्ट करता है। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है और टाइम पूछा गया है। तो इस पूरे रिलेशन में पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से सबसे पहले, अच्छा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो लगेगा ही नहीं बेटा, v और t दोनों ही नहीं है अपने पास। तो हमारे पास जो तीन हैं, u है, a है, h है, तो इससे हम लोग पहले हमला करते हैं सेकेंड इक्वेशन से। तो बेहतर है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, या डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 10 है और टाइम है हमारे पास नहीं, तो टाइम निकल आएगा। तो ये है आपका 20 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अच्छा है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, नहीं तो
क्लास 8 का लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता, टाइम को राउंड ऑफ टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो निकालना ही पड़ता है ना अप्रॉक्स। चलो खैर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, भला हो गया, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आ गया। अब टाइम पता चल गया, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों हम लोगों को सेकंड पे जाना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट के दोनों चीज़ें v और t दो चीज़ें अपने पास नहीं थी, तो इसलिए हमें सेकंड पे जाना पड़ा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लगा के आराम से अपना v इक्वल्स टू यू प्लस kt, v है जो हमारा वो निकालना है, u जो है 0 है, a जो है आपका 10 है, और टाइम हम लोगों का 2 सेकेंड्स निकल आया है इंटू 2, तो ये हमारा v आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो फाइनली बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, ये लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, एंड द टाइम इन विच द बॉडी विल रीच टू द ग्राउंड इज 2 सेकेंड्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ जो शो किया गया है, इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो आप गौर कर सकते हो कि फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कार ने 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक अचीवमेंट किया है। अब इस 6 मीटर पर सेकेंड में हम लोगों को सेक्टर के रूप में जो एरिया है वो मैंने कलर्ड कर रखा है। आप देखो टाइम एक्सेस पे 4 सेकेंड्स कवर करते हुए, और स्पीड जो एक्सेस है वाई एक्सेस है उस पे 6 मीटर पर सेकेंड तक कवर करते हुए मैंने उस एरिया को शेडेड किया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड भी है। तो उससे हम लोगों को एरिया अंडर वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है आपका 1/4 ऑफ अ सर्किल, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर का काम क्या करेगी, आर का काम करेगी 0 to 4 वाली टाइम एक्सेस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये पूरा का पूरा सही से सेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 to 4 आपका जो टाइम एक्सेस आ रहा है वो उधर 4 to 6 वाला, ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग इसको एक्यूरेट एरिया के रूप में या एक्यूरेट डिस्प्लेसमेंट के रूप में आंसर नहीं करेंगे, हम लोग इसको आंसर करेंगे हेयर द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एरिया शेडेड कर दिया है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम जो स्क्वायर्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लें, और जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उससे मल्टीप्लाई भी करें। वो थोड़ा झंझट वाला काम रहता है, लेकिन हाँ स्क्वायर की वैल्यूज़ हम लोगों को निकालनी पड़ेंगी। ये देखो, ये मैंने नीचे जो टाइम एक्सेस है उसका मैंने 2 सेकेंड्स जो हैं वो 5 स्क्वायर्स में बढ़ रहे हैं, तो 2/5 0.4 सेकेंड एक स्क्वायर शो कर रहा है, राइट। तो मैंने वो 0.4 सेकेंड्स निकाली हुई है नीचे टाइम एक्सिस के एक स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही आप स्पीड एक्सिस के भी एक की स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो और उससे भी एरिया पता करने की कोशिश कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब बी पार्ट में देखो, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यार इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो यूनिफॉर्म मोशन बच्चों आता है वो यूनिफॉर्म मोशन आपका इस पॉइंट से शुरू हो जाता है, एक ब्लॉक पहले से। एक ब्लॉक पहले से ही आपकी लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कई टीचर्स कहते हैं वी शुड कंसिडर ओनली फ्रॉम 6, क्योंकि 6 से ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो आप 6 से भी इसको कंसिडर कर सकते हो कि आफ्टर द टाइम ऑफ 6 सेकेंड्स, after the time of 6 seconds the uniform motion is being represented from 6 to 10 seconds से एक ब्लॉक पहले। तो अब 10 सेकेंड से एक ब्लॉक पहले एक ब्लॉक की वैल्यू हमारी कितनी है 0.4 सेकेंड्स। तो 10 से 0.4 सेकेंड्स कम कर दो यानी 9.6 सेकेंड्स। तो हम लोग ये शो कर सकते हैं कि यहाँ पर 9.6 सेकेंड्स तक 6 to 9.6 आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अगर कोई बच्चा इसको एक ब्लॉक पहले से कंसिडर करे, इवन दैट विल नॉट बी रॉन्ग। तो एक ब्लॉक पहले से ये हो जाएगा आपका कितना, ये 4 ब्लॉक्स 4 के बाद कवर्ड हैं, 4 ब्लॉक 1.6 सेकेंड हो गया, तो 1.6 सेकेंड में 4 जोड़ा तो इट बिकम 5.6। तो 5.6 सेकेंड से लेके 9.6 सेकेंड्स तक, तो इन 4 सेकेंड्स में यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। इट इज़ अप टू यू, आप इसको 6 to 9.6 सेकेंड्स लेते हो या फिर आप उसको 5.6 to 9.6 सेकेंड्स लेते हो, लेकिन एंड आपको 9.6 सेकेंड्स पे ही करना है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि 10 से एक ब्लॉक पहले है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में तुमसे डिस्प्लेसमेंट निकलवाने को नहीं आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जनरली उन्हीं क्वेश्चंस का निकलवाने आता है जिनका एरिया तुम्हें सिखाया गया होता है, और ये सेक्टर के रूप में भी एक परफेक्ट सेक्टर नहीं दिख रहा है, और ऐसे एनालिसिस फिगर का हम लोग एरिया नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू हमसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है एज पर इन क्लास 9th, ठीक है।
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उस क्वेश्चन नंबर है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम। पहली क्या है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी जीरो रहे लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। अब बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि कॉन्स्टेंटली किसी का एक्सेलरेशन चल रहा है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। ये बेटा सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जिस समय हम ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक रहे होते हैं तो उस समय जब वो ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तो उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रूप में लग रहा होता है और एट टॉप पॉइंट उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अगर टॉप पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट कभी वापस आना शुरू नहीं होगा, है ना। आप किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंको, ऊपर की तरफ फेंको, और ऊपर की तरफ जब फेंकोगे तो उसकी जो वापसी की जर्नी है वो तभी शुरू होगी जब उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तब वो अपनी वापसी की जर्नी शुरू करता है। तो ये इकलौती सिचुएशन हम लोगों को ऐसी मिलती है। कोई और तुम्हारे दिमाग में आए तो जरूर मुझे बताना, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है और वेलोसिटी फिर भी जीरो रह रही है। ठीक है, वो कौन सी सिचुएशन है? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड and at topmost point the velocity becomes zero but the constant gravitational acceleration is applicable on the body। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट, an object moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक किसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जैसे एक फ्लाइंग एरोप्लेन, है ना। अब फ्लाइंग कोई भी चीज हो सकती है, फ्लाइंग आपकी बर्ड भी हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है और वो फ्लाई हॉरिजॉन्टली कर रही होती है। तो हमारी बी वाली सिचुएशन को कोई भी फ्लाइंग, स्ट्रेट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फुलफिल करता है। एरोप्लेन कैन बी द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ठीक है, चलो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज कर दो। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन 10 मैंने पहले से इसलिए करके रख लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों को, ये मैंने अर्थ माना है, अंदर वाला सर्किल मेरा अर्थ है और बाहर वाला सर्किल मेरा सैटेलाइट को ऑर्बिट दिखा रहा है। जो सैटेलाइट्स होती है ना वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, लेकिन अब अर्थ भले ही उससे थोड़ा अंदर है, कम है, लेकिन सैटेलाइट को अर्थ के ही पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, इस हिस्से में अर्थ का एक पूरा चक्कर पूरा होगा तो उसे तो अपने ऑर्बिट में पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा ना। तो अपने ऑर्बिट का ही उसको 2πr कैलकुलेट करना पड़ेगा अर्थ का एक चक्कर पूरा करने के लिए। उसे अर्थ के रेडियस नहीं चाहिए, अपने ऑर्बिट का रेडियस चाहिए। तो उसी के ऑर्बिट का रेडियस 42,250 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने एक चक्कर कितने का होता है? 2πr का, क्योंकि है तो सर्कुलर ऑर्बिट ही। तो 2πr की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करी, जो कि आपकी यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2,65,571.25 किलोमीटर आई। सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना, देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना। तो इतने किलोमीटर्स का उसका डिस्टेंस कवर हुआ वन सर्कल में, यानी वन ऑर्बिट को पूरा करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में। भले वो अर्थ के रेडियस के हिसाब से नहीं, अपने ऑर्बिट की रेडियस के हिसाब से घूमेगी। अब हम लोग को स्पीड पता करनी थी, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस डिस्टेंस को और टाइम हम लोग को 24 आवर्स दिया था। ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। अच्छा, सैटेलाइट्स आर जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब अर्थ के रेफरेंस में वो स्टेशनरी रहती हैं, ताकि अर्थ का जो रोटेशन रेवोल्यूशन चल रहा है उसके साथ ही वो मैच करके चल सकें, है ना। क्योंकि जो सैटेलाइट आपने छोड़ी है उत्तर प्रदेश के लिए, वो उत्तर प्रदेश के एरिया के साथ ही जुड़कर चले। तो उस हिसाब से हम लोग 24 आवर्स में, जैसे अर्थ का रोटेशन पूरा हो रहा है, वैसे ही 24 आवर्स में इस सैटेलाइट का भी टाइम लिया गया है। मतलब मैं टाइम देने की वजह बता रहा था, 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स यहाँ पे आपने डिवाइड किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आपका 11,065.47 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है आपका इस सैटेलाइट का। चलो, हियर वी हैव फिनिश्ड विद ऑल द 10 बैक क्वेश्चंस। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट यू हैव टू सी ऑल द वीडियोस। थर्ड वीडियो खत्म हुआ, ठीक है, और हमारे बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पूरे हुए। अब